बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं क्विकली आप लोगों को जो ब्लॉक 1 के आपके 2 स्टेशन रहते हैं ना, फार्मा और पैथो वाले, वो करवा देता हूँ। जिनकी ऑस्पी हो चुकी है उनके लिए आई एम सॉरी कि मैंने लेट अपलोड किया। मैं कोशिश करूँगा कि ब्लॉक 2 के जल्दी अपलोड कर दूँ और सही वाली वीडियो बना के अपलोड करूँ। अच्छा, अब मैं क्विकली आपको फार्मा और पैथो की चीज़ें बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी करनी है। बहुत ज़्यादा ईजी स्टेशन है ये। जस्ट जो चीज़ें मैंने बतानी है आपने वो कर लेनी है एंड इंशाल्लाह आपके जो स्टेशन है ना वो फ्लाइंग कलर्स के साथ हो जाएंगे। अच्छा हाँ, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये कि बच्चों को ये ई बुक्स नहीं मिलती। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल वेबसाइट बनवाई हुई है यार, जिसका नाम है resources.dravyashadal.com। जब आप इस पे जाएंगे तो इस पे ये सारा डाटा आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है। ये OSPI कंटेंट को आप क्लिक करें, ये देखें, ये जो फर्स्ट ईयर ये यहाँ पे ये जो फर्स्ट ईयर की वीडियोस और OSPI ई बुक्स दोनों अवेलेबल हैं। आपने OSPI ई बुक ब्लॉक 1 पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे स्टेशन अपलोडेड हैं। ये फार्मा और पैथो के 2 नए स्टेशन मैंने अपलोड किए हैं। फार्मा स्टेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये फार्मा की बुक अपलोडेड है, ये खुल जाएगी। अब यहाँ से आपने तैयार करना है अपना फार्मा का स्टेशन। अच्छा, सबसे पहले इसमें ये हैं जी डेफिनेशंस आ जाती हैं। इन डेफिनेशन में जो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है ऐसा आएगी नहीं, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लें। ड्रग, प्रोडक्ट, प्लेसिबो, एक्टिव प्रिंसिपल, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेनी है जी। ये वाला टेबल और ये वाला टेबल, इसको आपने एक एक दफ़ा पढ़ना है। इसमें सोर्सेज ऑफ ड्रग दिए हुए हैं कि कौन सी ड्रग कौन से सोर्स से हम लेते हैं, सोर्सेज हैं कौन कौन से, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके अलावा एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग्स के डिफरेंट ड्रग्स, जो मॉर्फिन है उसके एक्टिव प्रिंसिपल कौन सा है जी, डाइजॉक्सिन का एक्टिव प्रिंसिपल कौन सा है, तो इसको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन पे। इसको भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, कोई ऐसे रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब जो पॉइंट आता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि कहने वाला पॉइंट है कि हम जो ड्रग्स लेते हैं कौन कौन से रूट से ले सकते हैं जी। एंट्रल रूट, सबसे पहले ओरल रूट आ गया, टैबलेट, सीधा पाउडर, और ये जो इंटर कोटेड टैबलेट्स होती हैं। अच्छा, ये होती कैसी हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपने ये कर लेने हैं। उसके अलावा सिमिलरली आपने पारेंट्रल रूट, जो आईवी रूट होता है, इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं, ये इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही टॉपिकल फॉर्म में जो हम क्रीमें वगैरह लगाते हैं, ये जो जैसे वो अगर कोई ज़ख़म हो तो उस पर हम पॉलीफेक्स लगा रहे होते हैं, या इस तरह की कोई भी क्रीम लगाते हैं तो वो उसको हम टॉपिकल कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा लास्ट वन इज़ रेक्टल रूट, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डोजेज फॉर्म कौन कौन सी है, उनको आइडेंटिफाई कैसे कहते हैं, ये आपको आई थिंक क्वेश्चन में भी आया हुआ है, सो इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने ये कर लेना है जी। अच्छा, उसके बाद अगेन डेफिनेशंस आ जाती हैं। इन डेफिनेशंस में से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट है, आपने सारी करनी है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं जी, कि जो रिसेप्टर्स की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज ये एक बॉडी का सेल है और ये है जी आपकी बॉडी। अब ये बॉडी इस सेल को कुछ बताना चाहती है, तो ये इस सेल की तरफ कोई मैसेंजर भेजेगी, कोई केमिकल भेजेगी, किसी भी तरह कोई ना कोई इम्पल्स भेजेगी। अच्छा, अब ये सेल उस इम्पल्स को रिसीव करेगा। रिसीव करने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ें इस सेल के अंदर दी हुई हैं, ठीक हो गया। उन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये रिसेप्टर है। अब वो जो रिसेप्टर हैं वो डिफरेंट तरह के रिसेप्टर हैं। कुछ रिसेप्टर यहाँ पे ऐसे होते हैं, इस तरह के रिसेप्टर, कि जब कोई केमिकल बॉडी ने भेजा, वो यहाँ पे पहुँचा, रिसीव हुआ, तो इस सेल ने सोडियम आयंस को या डिफरेंट आयंस को अपने अंदर अलाउ करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ जी आप मेरे अंदर आ सकते हैं। इसने कोई गेट ओपन कर दिया। तो जब सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा मिकदार में आना शुरू हो गया तो उसको पता चल गया कि बॉडी मुझे कुछ कहना चाह रही है। अगर सोडियम ज़्यादा होता है तो बॉडी ये कहना चाह रही है, पोटेशियम ज़्यादा होगा तो बॉडी ये कहना चाह रही है। तो ये तो पहली टाइप होगी जिसको हम कहते हैं कि आयन चैनल रिसेप्टर्स, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें मैकेनिज़्म, टाइम और इसकी एग्जांपल मैंने दी हुई हैं, आपने यहाँ से देख लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने थोड़े ध्यान से समझने कि ये कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। अब ये आपका सेल है, जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, ये कैसे होते हैं। ये जनाब, ये एक इस तरह का रिसेप्टर होता है जी। इस पे आके किसी भी वो जो क्या उसको कहते हैं कंपोनेंट ने आके बाइंड करना है जी।
बाइंड करने के बाद क्या होगा कि जो ये वाला रिसेप्टर है ना, ये हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर होता है। हेप्टा का मतलब होता है 7, मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अराउंड इसने 7 दफ़ा घूमना होता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 दफ़ा इसने घूमना होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो जी प्रोटीन है ना, ये इसके साथ यहाँ पे नीचे इस जगह पे लगी हुई होती है, इसको कहते हैं हम जी प्रोटीन। सो ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसको क्या क्यों कहते हैं कि ये एक हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर है जिसके साथ अंदर जी प्रोटीन लगी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस जी प्रोटीन के साथ यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, 1 2 और 3 कंपोनेंट। इन तीनों के नाम क्या क्या हैं? इसका नाम है अल्फ़ा, इसका नाम है बीटा, इसका नाम है गामा। ठीक हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा। सो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं इनमें अल्फ़ा बीटा गामा कहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक हो गया। सो जो 2 मेन टाइप्स हैं, आयन चैनल और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ा बीटा कहाँ पे मौजूद है, तो आपने बता देना है कि वो जी इंट्रासेलुलर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अच्छा, ये क्या होता है जी कि ये एक सेल है, इसके बाहर कोई रिसेप्टर लगा हुआ है। जब बाहर से कोई पैगाम आता है, वो कोई स्टिमुलस आके यहाँ पे बाइंड करेगा, तो ये क्या करेगा, ये जनाब अंदर किसी न किसी इंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक हो गया, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह के रिसेप्टर इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? अच्छा, कुछ चीज़ें, कुछ हार्मोन जो बॉडी भेजती है, वो क्या कहते हैं कि वो बजाय बाहर किसी रिसेप्टर के अटैच होने के, वो डायरेक्टली सेल के अंदर चले जाते हैं। सेल के अंदर कोई ना कोई ख़ास रिसेप्टर होता है जिस पे वो जाके अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। गॉट इट जी। अच्छा, अब ये जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ एफिलिएटेड है। इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। अब टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही, तो आपने इसको एक दफ़ा लाजमी देख लेना है जी। अच्छा, ये चीज़ें होगी। अच्छा, उसके बाद ये सिंगलिंग मैकेनिज़्म परफॉर्म कैसे करते हैं जी, इनके वो जो परफॉर्मिंग प्रिंसिपल हैं चारों के, वो दिए हुए हैं, ये आपने लाजमी देख लेना है, एक दफ़ा पढ़ लेना है। फिर आ जाते हैं जी इसकी लास्ट चीज़ पे, कोलिनेज जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक रिसेप्टर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने इनको ज़ाहिर बात है याद रट्टा लगाना है अब, क्योंकि अब टाइम थोड़ा है। तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर आपने याद करना है कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, इनके एक्शन क्या है। निकोटिनिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, एक्शन क्या है। उसी तरह जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के होते हैं। आपको पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम भी होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी। तो जो ऊपर वाले 2 हैं, ये वाले, ये पैरासिम्पैथेटिक के हैं, और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ये सिंपैथेटिक के हैं। ये कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के अंदर वो अल्फ़ा बीटा और गामा मौजूद थे ना, उनको कंफ्यूज करते हैं इन अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स के साथ। ये अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर हैं जी। ठीक हो गया। और इनकी साइट्स का आपको पता होना चाहिए, मेन एक्शंस का। अच्छा, अब मुझे पता है कि आप लोगों को चीज़ें याद नहीं रहेंगी एट 11th और एट दिस लास्ट मिनट, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब बंदा रेस्ट कर रहा होता है, जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो हार्ट रेट कम होता है। किस वजह से कम होता है, कौन से रिसेप्टर पे वर्क हो रहा होता है, M2 रिसेप्टर। सिक्रीशन इंक्रीज़ हो रही होती है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, तो कौन से रिसेप्टर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, M3 रिसेप्टर। इसी तरह सिंपैथेटिक में हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो बीटा 1 रिसेप्टर ज़्यादा कहते हैं। इसी तरह ये ब्रैडीकार्डिया कौन से करवा रहे हैं रिसेप्टर, टैकी कौन से करवा रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमन देख लेनी है। और कॉमन डायग्राम क्लोज, क्योंकि आपकी वो जो ऑस्पी कंटेंट है उसमें दिया हुआ है कि डायग्राम की मदद से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर हार्ट की डायग्राम दी हुई हो और हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा हो, तो आपने बताना है कि जी बीटा रिसेप्टर्स का काम है, बीटा 1 रिसेप्टर का। हार्ट रेट कम हो रहा हो तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर का काम है। ये जो मैंने ऊपर भी आपको यहाँ पे बताया था, ये वाली बात। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद लंग की डायग्राम बनाई हुई हो, तो लंग में ब्रोंको डायलेशन हो रही तो बीटा 2 का काम है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही तो M3 का काम है। इसी तरह आपने ये चीज़ें देख लेनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, आप जस्ट ये कर लें तो आपकी इंशाल्लाह फार्मा क्लियर हो जाएगी आराम से। अच्छा, अब आ जाते हैं जी आपकी पैथो पे।
पैथो का सिर्फ वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है यार, ये मैं अभी आपको करवा दूंगा। इसमें सबसे पहले आ जाती है जी नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और पता होना चाहिए कि अच्छा नेक्रोसिस होती क्या है। उसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस में जो ऑस्पी आपकी दी हुई है उसमें उन्होंने ये 3 टाइप्स का है कि आपने ये 3 टाइप्स करनी है। इसके अलावा इसकी 2 और टाइप्स होती हैं, मैंने नीचे लिख दी हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन 3 टाइप्स के रिगार्डिंग ही पूछे जाएंगे, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस और फैट नेक्रोसिस। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे पहले केशियस नेक्रोसिस पे। सबसे आसान और सबसे इजी याद रखने के लिए, जो केशियस नेक्रोसिस होती है वो होती है टीबी के पेशेंट्स में। जो टीबी वाले मरीज़ हैं उनमें होती है जी केशियस नेक्रोसिस। होती कैसी है जी, चीज़ लाइक होती है। चीज़ लाइक होती है, दैट्स वाई इसको केशियस कहते हैं। सॉफ्ट फ्राइएबल चीज़ सॉफ्ट होती है ना, तो दैट्स वाई ये सॉफ्ट और फ्राइएबल होती है। इसके जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं इस लेवल पे बहुत कम चांसेस है कि वो आपसे पूछें। अगर आपको इतना पता है ना कि केशियस नेक्रोसिस टीबी में होती है और इसकी ग्रॉस अपीयरेंस कैसी होती है जी, चीज़ लाइक होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, वाइट टू येल्विश होती है। चीज़ वाइट टू येल्विश ही होता है ना, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप अच्छा तैयार करना चाहते हैं, माइट पॉसिबल वो पूछ सकते हैं वहाँ पे कि इसके केशियस नेक्रोसिस के माइक्रोस्कोपिक फीचर्स कौन से हैं, तो आपने वो ये बता देने हैं कि जी इसमें ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये होगी पहली चीज़ जो कि 3 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस की थी, ये जो केशियस नेक्रोसिस। अब 2 बच गई हैं, कोआगुलेटिव और फैट नेक्रोसिस। अब आ जाते हैं कोआगुलेटिव नेक्रोसिस पे। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इस्कीमिया में होती है, कोई भी इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन कौन कौन सा हो सकता है? अगर हार्ट में इन्फेक्शन हो तो उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोक, यानी कि बंदे को फालिज पड़ गया है। तो जहाँ पे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस आए, आपने याद रखना है कि कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इस्कीमिया में होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके ग्रॉस फीचर्स कैसे होते हैं? ये वेज शेप्ड इन्फार्क्ट होता है, किडनी और हार्ट में स्पेशली बनता है, और फिम पेल एरिया हो जाता है इसका जब जहाँ पे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। अब ये सिर्फ 3 टाइप्स हैं यार नेक्रोसिस की। केशियस टीबी में होती है, जो कोआगुलेटिव होती है वो इस्कीमिया में होती है। इसके ग्रॉस फीचर्स ये हैं जी, और माइक्रोस्कोपिक अगर पूछे जाएँ तो आपने लिख देना है कि माइक्रोस्कोपिक फीचर कौन कौन से हैं। फिर आ गया जी फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस आपने ये याद रखना है कि स्पोनिफिकेशन में होती है, और इसके जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ये हैं, शेडोज आउटलाइंस ऑफ फैट सेल्स, चाकी वाइट डिपॉजिट्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। रट्टा है सारा जी। अब 11th आवर पे ऑब्वियसली आपने रट्टा ही लगाना है, तो फैट नेक्रोसिस भी हो गया। अच्छा, अब आते चलते हैं जी आगे कैल्सिफिकेशन पे। नेक्रोसिस की डेफिनेशन, नेक्रोसिस की ये 3 टाइप्स, इनकी एग्जांपल्स के किन में होती हैं और मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी कैल्सिफिकेशन क्या होती है। कैल्सिफिकेशन नाम से ज़ाहिर है कि डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम है जी डिफरेंट टिश्यूज़ में। अब ये नॉर्मली नहीं होती, एबनॉर्मली होती है, तो ऑब्वियसली इट इज़ एबनॉर्मल। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन 2 हैं जी, डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टेटिक। इनकी फीचर्स आपने देख लेने हैं। यहाँ पे आगे मैंने इनकी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, ये ग्रॉस फीचर्स और ये किन किन जगहों पे हो रही हैं। अगर डिस्ट्रॉफिक है कैल्सिफिकेशन तो एथियोसेक्लेरोटिक प्लैक्स में हो सकती है, डेड पैरासाइट्स और ओल्ड ट्यूब्यूलर लीनियंस में हो सकती है। इसी तरह जब आप आगे जाएंगे तो आगे उन्होंने दिया हुआ है जो डिस्ट्रॉफिक, सॉरी मैंने जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है वो मिस कर दिया है, वो लिखा नहीं है। अच्छा, इसलिए अभी नहीं लिखा कि ये नॉर्मल टिश्यूज़ में होती है, तो बस आप ये याद रखेंगे मेटास्टेटिक नॉर्मल टिश्यूज़ में होती है। अच्छा, उसके अलावा अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आखिर पे मैंने कुछ सिनेरियोज़ दे दिए हैं कि अगर चीज़ लाइक मटेरियल प्लस ग्रेनुलोमा होगा तो केशियस नेक्रोसिस होगी। फिल्म पेल वेज शेप्ड एरिया होगा तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। फैट सेल प्लस चाकी डिपॉजिट होंगे, फैट नेक्रोसिस होगी। ब्लू ग्रेनुलर कैल्शियम इन डेड टिश्यूज होगा तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगी। अच्छा, इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो चीज़ लाइक केशियस, ये मैंने क्विक वो आपकी रिवीजन टिप्स दिए हुए हैं, तो आपने इनको एक दफ़ा देख लेना है, तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। तो जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो होप्स हो कि आपका कोई चीज़ नहीं रहेगी इन 2 स्टेशंस में। इंशाल्लाह तो अब आपने ये चीज़ें कर लेनी हैं।